Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock markets news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Cabinet approves highest ever fair and remunerative price of 290 rupees per quintal for sugarcane. Domestic stocks close almost flat. Sensex declines but remains above 55,900. Nifty settles above 16,600 level. And Brent crude price rise to trade beyond $71 per barrel mark. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक का सर्वाधिक 290 रुपए प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य पारित किया। घरेलू बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स में गिरावट आई, लेकिन 55,900 के ऊपर ही बना रहा। निफ्टी 16,600 के स्तर से ऊपर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $71 प्रति बैरल के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा था। The Cabinet has approved the highest ever fair and remunerative price of 290 rupees per quintal for sugarcane. Commerce and Consumer Affairs and Food and Public Distribution Minister Piyush Goyal said this decision will benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents. While speaking to the media this afternoon, the minister said this will be immensely beneficial to 5 lakh workers employed in sugar mills and related ancillary activities. जयंतो, इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि ये जो फिक्स किया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए, उसको अब तक का सर्वाधिक मूल्य है, ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जो फार्मर्स उनकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए एमएसपी का सिस्टम हो या ये एफआरपी का सिस्टम हो शुगर केन के लिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें बताएं। देखिए, शुगर एक बहुत ही अलग किस्म की इंडस्ट्री है कंपेयर टू नॉर्मल इंडस्ट्री। तो सिर्फ एफआरपी बढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये साथ में एक हिस्टोरिकली हाई एफआरपी दिया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि फार्मर्स को अपना उत्पादन में जो दरें उनको मिल रहा था वो काफी ज्यादा इस वक्त मिलेंगे इस साल, और उससे वो अलग से मोटिवेट होंगे शुगर केन के ऊपर फोकस करने का। और एक तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि सरकार का तरफ से मैं मानता हूँ नीतिगत रूप से ये सपोर्ट इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी है, सिर्फ आय बढ़ाने के लिए नहीं, ग्लोबली शुगर मार्केट की तरफ देखते हुए सबको पता है कि वर्ल्ड का 3 लार्जेस्ट शुगर केन मैन्युफैक्चरर्स है, ब्राजील, इंडिया और थाईलैंड। तो ऐसे मार्केट में हमेशा देखा जाता है कि कभी ब्राजील हमेशा एक ओवरऑल डोमिनेंस रहता है मार्केट में, लेकिन इंडिया का भी बहुत अच्छा मजबूत ग्लोबल मार्केट में रहता है। पिछले साल और इस साल ब्राजील में काफी हद तक ड्राउट आने की वजह से प्रोडक्शन का गिरावट आया है, और माना जा रहा है कि एक थोड़ा सा अपर सर्ज इन शुगर प्राइसेस ग्लोबली हो सकता है, जहां पे इंडिया का जो शुगर उत्पादन जो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा इस मार्केट से आ सकता है आने वाले 6-8 महीने के दौरान। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि इंडिया में शुगर का उत्पादन उतना ज्यादा हो जो ब्राजील का जो शॉर्टफॉल है वो कुछ हद तक उसमें राहत दे सकते हैं, क्योंकि नॉट ओनली गुड प्राइसेस, इंडिया के एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स का भी इंक्रीज होने का बहुत ज्यादा अच्छा एक उम्मीद है। साथ में हमें ये भी समझना चाहिए कि करीबन 5 मिलियन टन शुगर के एक्सपोर्ट के एक ओवरऑल बेंचमार्किंग है, जिससे ज्यादा कर नहीं सकते जब तक सरकार आपको अलग से अनुमति दे। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं मानता हूँ कि हाँ, प्रधान तौर से ये जरूर है कि जो शुगर के का जो खेती जो करते हैं या शुगर के फार्मर्स जो है उनको एक सीधे फायदा इसमें होंगे कि भाई ज्यादा पैसा उन लोग को मिलेगा, और इस उम्मीद से वो लोग कोशिश करेंगे इस बार उत्पादन भी ज्यादा करें। और साथ में जो रॉ मटेरियल्स का जो अवेलेबिलिटी है वो शुगर केन का जो ओनर्स है, शुगर मिल्स जो है, वहां पे रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी का ज्यादा होता है तो उत्पादन में वृद्धि होगा, और उत्पादन का वृद्धि का साथ साथ ये जो दिसंबर जनवरी में ग्लोबल शुगर मार्केट में इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी आएंगे, जहां पे लोग उम्मीद करेंगे कि इंडिया ज्यादा शुगर ग्लोबल मार्केट में ले आके पहुंचाए, वो एक उम्मीद पूरा होगा और साथ में दर भी अच्छा मिलेगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन साथ में हमें ये भी छोटा सा कैविएट या राइडर हमें ये भी समझना है, वो ये है कि सबको पता है कि मौजूदा स्थिति बहुत बुरा है आज का तारीख में शुगर मिल्स को फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो,
और काफी हद तक जो ऋण उनका ड्यू है वो पे करना है। तो इस वक्त एफआरपी इंक्रीज में वो जो ओवरऑल बर्डन है शुगर मिल्क को जो पे करना है शुगर केन फार्मर्स को, उसमें भी एक वृद्धि होता है। तो ये अभी हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये विन विन सिचुएशन करना है तो इसका फायदा तभी होएंगे जब ये सारे शुगर मिल्स अपना शुगर जो चीनी है वो विदेशी बाजारों में और ज्यादा भाव में बेच पाएंगे, जिसको उम्मीद काफी अच्छा है क्योंकि ब्राजील का शॉर्टफॉल है जो मैंने शुरुआत में कहा। और उस दर का फायदा उठा के जो अलग से आय जो होगा एक्सपोर्ट के दौरान वो डोमेस्टिक मार्केट में आके ये जो एक तो पुराना जो ड्यूज है वो क्लियर करे और साथ में जो न्यू फेयर रेगुलेटरी प्राइसेस जो आया हुआ है उसको ऊपर अलग से अपना कमिटमेंट पूरा करे। जी, अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी हुई है अगली खबर। वित्त और कंपनी मामलों की केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में एक वार्षिक समीक्षा बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने वर्धित प्रवेश और सेवा विशिष्टता ईज 3.0 रिपोर्ट जारी की और सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले सार्वजनिक बैंकों को ईज 3.0 अवार्ड प्रदान किए। वित्त मंत्री ने स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग में उपलब्धताओं के लिए कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ईज 3.0 अवार्ड दिए। इस अवसर पर उन्होंने ईज 4.0 की भी शुरुआत की। ईज सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए एक संयुक्त सुधार प्रणाली है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संगठित करना है। बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कुल मिलाकर सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का संयुक्त प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि वे राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करें। क्या लगता है आपको, जो पब्लिक बैंकिंग सिस्टम है उसका कितना बड़ा रोल है भारत जैसी इकोनॉमी में, और उसकी जो समीक्षा समय समय पर करते रहना और उनको मोटिवेट करते रहना, ये इसके लिए कितना बड़ा कदम है? देखिए, ओवरऑल पीएसयू बैंक्स और साथ में जो निजी बैंक्स है, अगर एज अ ग्रुप आप सोचें तो मैं मानता हूँ बैंकिंग सेक्टर में जिस तरह का परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेशन जिस तरह का हुआ है पिछले 10 साल के दौरान और लगातार जो होते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी का सहायता में, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से माना जाता है कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे हमारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का द्वारा जिस तरह का सुविधा है हर इंसान का फोन में पहुंचाया गया बैंकिंग के दौरान, इस तरह का सुविधा है यूरोप में या अमेरिकन मार्केट्स में भी काफी सारे देशों में नहीं है। जब मैं अमेरिकन मार्केट्स बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहुत मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। एक तो ये है। दूसरा है जिस दर पे हम लोग इस तरह का सुविधाएं का उपयोग कर पा रहे हैं, आई मीन ऑलमोस्ट ना के बराबर या थोड़ा बहुत जो भी हम लोग अलग से खर्चा करते हैं अपना सर्विसेज के लिए, वो दर भी विदेशी बाजारों में अगर आप कंपेयर करके देखें या एशियन बाजार में भी अगर आप कंपेयर करके देखें, इतना सस्ते में बैंकिंग वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है। तो ये सारे के सारे चीजें बताते हैं कि एक ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में खास करके पीएसयू बैंक का जो ओवरऑल ग्रुप है और जिस तरह का लगातार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके कॉस्टिंग कम करके अलग से न्यू प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हर मंथ आ रहा है कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे कस्टमर्स को सुविधा बढ़े, कस्टमर्स का सीमलेस प्रोसेस बढ़े। इस देश में आज का तारीख में आप सबको पता है कि 2 दिन के अंदर होम लोन मिल सकता है, जो पहले बिल्कुल लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे 15 साल 20 साल पहले। तो उस तरह का सुविधाएं जब आपका ऑलमोस्ट एट द डोर ले आके पहुंचाया है, ऑलमोस्ट 70% आप सुविधाएं आप अपना बैंकिंग स्क्रीन से उसका या मोबाइल स्क्रीन से आप फायदा उसको उठा सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे निजी सेक्टर बैंक हो। और साथ में आरबीआई का जो लगातार प्रयास रहा, हम सबको पता है कि चलिए 14 पीएसयू बैंक का ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट, तो उसमें उनका भी काफी हक रहता है एज अ स्टेक होल्डर, लेकिन आरबीआई का एज अ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी का जो रोल रहा है वो भी मैं मानता हूँ बैंकिंग को इस स्तर से ले आने के लिए बहुत बड़ा भूमिका रहा। जी, सो आप मानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इस कोविड के दौर से गुजरने के बाद भी अभी इंटैक्ट है? कितनी आप अभी एक स्टेबिलिटी मानते हैं सिस्टम में? देखिए, अगर आप बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करें जी, तो मैं तो ये मानना है कि कोविड की वजह से बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग ऑपरेशंस में ऑलमोस्ट ना के बराबर इफेक्ट आया है, क्योंकि हम सबको पता है, अगर आप अपने आप को पूछिए, आपका साथ में जो बैठे हैं उनको पूछिए, अपना घर में पड़ोसी को किसी को भी पूछिए, बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध करने के लिए आपका कोई रोक टोक कोविड के दौरान पिछले 16 महीने या 17 महीने में नहीं हुआ है किसी को भी। वजह इसलिए कि अंदर एसेंशियल सर्विसेज बैंक सारे खुले रहे, और मैं मानता हूं कि हम हमेशा कोविड वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक क्षेत्र में जो वर्कर्स हैं, बहुत प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, उनका भी बहुत बहुत बड़ा एक अलग से रोल है, जहां पे उन्होंने
ये सिस्टम को स्मूथली चले रहे, उनका वो भी अपना जान का खतरा लेके बैंक के अंदर बैठे, थोड़ा बहुत पब्लिक डीलिंग जो भी उस वक्त आ रहे थे वो करने का कोशिश किए, रोज गए बैंक में, अपना काउंटर्स में बैठे, काउंटर्स मैन किए। तो बैंकिंग के तौर से किसी भी तरह से मैं मानता हूँ कोविड के दौरान लोगों को अलग से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा हुआ है। एक तो ये है। दूसरी बात ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बैंक का जो सबसे बड़ा चोट पहुंचा है वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद या कम होने जाने के वजह से 2 बार वेव आया कोविड का। पहला दफा में ऑलमोस्ट कंप्लीट शटडाउन था करीबन 6 हफ्ते के लिए, उसके बाद पार्शियल शटडाउन था और उसके बाद फाइनली ओपन हुआ अक्टूबर नवंबर में पिछले साल। और इस साल हम सबको पता है कि पार्शियल लॉकडाउन था और जिस वजह से बैंकिंग क्षेत्र में बैंक का बुक्स को इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से या कम होने की वजह से जो अलग से नुकसान और जो चोट पहुंचा है उसको किसी तरह से वो लोग रिस्ट्रक्चर करके उससे उभर पाने का कोशिश कर रहे हैं। निर्भर करेगा इस वक्त आने वाला जो कुछ महीने हैं इकोनॉमिक रिकवरी जितना जल्दी होगा बैंकिंग सिस्टम में, वो जो कमियां या जो घाटा हुए हैं कोविड की वजह से बिजनेस लॉसेस हुए हैं और साथ में इंटरेस्ट रेट मोरेटोरियम देने की वजह से जो लॉसेस हुए हैं उसका मैं मानता हूँ पूरी तरह से भरपाई शायद हो पाएगा अगर इकोनॉमिक रिकवरी उतना तेजी से हो। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सुनो, अगर फिर से आप देखें क्लोजली या नजदीक से देखें, आम आदमी को बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए किसी भी तरह से कोविड की वजह से 16 महीने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा एटीएम चल रहा था, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा था और साथ में जिसको हम पैसा देना कोशिश करिए लेने की कोशिश की वो सारे भी मौजूद थे। तो ओवरऑल ये बताता है कि सिस्टम का जो ऑपरेटिव पावर है इतना स्ट्रांग रहा कि जहाँ पे पूरा देश ग्राइंडिंग हॉल्ट में आ गए थे वहां पे बैंकिंग क्षेत्र सीमलेसली ऑपरेट हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है जी। आइए अब रुख करते हैं शेयर बाजार का। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सेंसेक्स और निफ्टी लगभग बिना किसी बदलाव के बंद थे। सेंसेक्स में मामूली गिरावट आई लेकिन 55,900 के ऊपर ही बना रहा। निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 16,600 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.03% की मंदी से 15 अंक कम होकर 55,944 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.06% की वृद्धि से 10 अंक बढ़कर 16,635 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.58% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.68% का उछाल दर्ज हुआ। The Sensex and the Nifty today finished almost flat in a volatile trade amid mixed global cues. The Sensex fell marginally but remained above 55,900, while the Nifty added to remain above 16,600 level. The BSE Sensex declined 15 points or 0.03% to close at 55,944. Divergently, the NSE Nifty rose 10 points or 0.06% to settle at 16,635. In the broader market at BSE, the mid-cap jumped 0.58% and the small-cap index surged 0.68%, outperforming the Sensex. In the Sensex pack, shares of 9 companies gained while 21 logged losses. TCS was the top gainer as it surged 1.3%, followed by Infosys, which gained 1%, and Reliance climbed 0.9%. On the other hand, Bajaj Finserv plunged 3.5%, while Titan declined 2.5%. Maruti fell 1.4%. In sectoral indices, 9 out of 19 sectors logged gains. Oil and gas and power sector stocks surged 1.3%, while energy rose 1.1%. On the other side, consumer durables declined 1.1%, telecom fell 0.8%, and realty slipped 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,963 companies gained, while 1,240 fell. Shares of 107 companies remained unchanged. Mr. Jayanta Das, here I would like to ask इससे पहले कि आप शुरुआत करें चर्चा की, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अनुभा। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझकर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
Welcome back to Market Mantra, and we were discussing about the stock markets before we went into the break. Mr. Das, I want to ask you here something that, as we discussed earlier also, the markets are continuously scaling new highs. And so there is this very, temptation for the retail investors to put all their eggs in one basket, so to speak, and invest heavily in equity, especially because given the kind of returns that are expected, given the kind of the scales the markets are scaling new highs. But what would you suggest for the retail investor and those who are not very experienced with the how the stock markets work? Well, there is a very old saying, which says that when the retail investors are getting tempted to invest, that's the time one should book profits and move out from the stock market. Yes, so we did see profit booking today also. Yeah, so typically, for the retail investor and in fact for any investor, I believe any swing in the market upwards or downwards, there is always an opportunity to buy or sell. And any retail investor should obviously define their investment goals based on those and not on just because that the Sensex has crossed an X amount of level and hence I should now invest, or if Sensex has fallen, I should now sell off. So it's not like that. And investment should never happen in that manner. And as I said, every single point of the Sensex, there is an opportunity to buy and sell, and that's how a rational investor, keeping its goal in mind of what it's investing in and what's its time period of investment, those things take into effect. If greed and temptation falls in, one should not be in the stock market. However, having said so, let me also tell you, it's the greed and temptation which drives stock markets at the end of the day, which is typically called an irrational exuberance. It's not my term, it's a technical term by Wall Street guys. So, taking a break from there, what I do understand is rightly at these levels at which the markets are, and obviously, for a retail investor, it's a difficult call because the stocks which he prefers, typically the retail investor tries to focus on small caps and mid caps, and obviously the large blue chips are not typically his choice, although a lot of them invest in typically blue chips also. But then, as I said, stay away from your temptations. And whatever levels you are investing in, do get ensured of three things, which is, I believe your important investment mantra should be. First is your principal amount which you're investing should be protected at no cost. So try to pick up stocks that can almost bring you that sort of a guarantee. Second point is don't invest with a greed or temptation in mind. Rarely you'll have your stocks doubling in, say, 3 months or 4 months. You'll never be able to double them, although the Sensex or even some stock movers, you can see prices have doubled in 2 months, 3 months and 4 months. Where you invest, keep in mind that the normal returns should be between 15 to 20%. That's an average return which world over the best of investment analysts, the best of investors have always said, even Mr. Warren Buffett has also said, 14 to 18% is the average return over the 10-year time period which you should look forward to from a stock market, and not any abnormal returns of 80, 90, 100%. Those things never happen. People fall into the expectation of those things happening, and hence they lose money. So stay away from that. And third and most critical point is stay away from penny stocks at this point of time. Typically, there are a lot of small cap stocks where your neighbors, your friends, or your so-called telephone investment advisors would like to bring you and tell you, okay, so and so stock with the market moving, why did you come in? Don't run and put your money into any stock or any company which you don't know or you are not read about. So, as I said, it's impossible for anyone, even for the best of stock analysts or stock advisors, to know of industries or to know of markets across the board. Similarly, you may know only 5 companies, you may know only 10 companies. If you are told of 5 more companies, try to figure them out what they do. Try to see what sort of markets they are in. Try to understand the market. You have a Google search. Try to do that before investing and jumping into digital. So broadly, if you maintain these 3, I think at these levels, it's any man's wild guess to ask which stocks to invest which will return money. But a lot of analysts actually are saying, we're talking about the fact that markets are scaling new highs, but that they're also saying that this rally is narrowing fast and it's not likely to last. It's going to, in coming days, it's going to narrow down. Do you see corrections coming in? Do you feel that a lot of stocks, and in fact whatever the rally we are seeing, it's like limited stocks, limited companies which are pushing the markets up. It's not a broad-based rally. So do you think the valuations are we are exceeding the valuations are exceeding the fundamentals and there could be corrections in the market? See, any decent market or any healthy market should correct at any point of time. You can't have a market that goes on upwards for the last 18, 20, 24 months
But having said so, if you look at, for example, the Dow Jones, it had a long run of 7 years, almost unchallenged growth with almost zero correction. So those sorts of facts and figures are also there. But having said that, I would personally look forward for the market to steam off a bit at this point of time, settle down at a particular level, and before again gaining momentum. But having said so, there are also a good number of stock analysts who believe that, at 60,000 or 55,000 levels being breached, this particular financial year will not be a major surprise for them. So there are a lot of expectations from the market at this point of time. But then, as I said, you are good as your last guess. So if everyone knew how the markets would move perfectly, everyone would have have invested their money in the best manner possible. So since that's not happening, as I said, these markets at these levels are a tough call to find out which stocks to go in, because some of the stocks are really overpriced, overstretched. जब हम मनी मैटर्स में जब बात कर रहे थे दोपहर को, तो आपने कहा था कि 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कंपनी अर्निंग्स जो इस फिस्कल के फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी आई हैं वो मेंटेन रहती हैं कि नहीं, वो मोमेंटम मेंटेन रहता है कि नहीं, उस पर डेफिनेटली काफी चैलेंजेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हाई हैं, कंपनीज के मार्जिन्स पे स्क्वीज आने की एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा आपने कहा था कि जो आज मीटिंग फ्राइडे को रादर जो अनाउंसमेंट होने वाली है जेरोम पावेल की आफ्टर द मीटिंग इन जैक्सन होल की, उसमें क्या ग्लोबल जो टेपरिंग ऑफ है यूएस फेड की जो स्टिमुलस है उसके बारे में क्या कोई इंडिकेशंस आएंगी. और तीसरा आपने कहा था कि कोविड का क्या आगे प्रोग्रेस रहता है या लेट्स से कि होपफुली नहीं रहता है, वो भी एक अनसर्टन फैक्टर है. सो क्या लगता है आपको, अगर हम इमीडिएटली जो इवेंट होने वाला है फ्राइडे को उसकी बात करें, कितनी आपको आशंका है कि टेपरिंग जल्दी शुरू होगी या उसकी कोई इंडिकेशंस आ सकती हैं? देखिए, इस वक्त कोई प्रिएम्प्ट करके फायदा नहीं, क्योंकि पूरा विश्व वेट कर रहा है फ्राइडे का उनका स्पीच के ऊपर, उनका व्यूज के ऊपर, और एक ग्लोबल ट्रेंड के बारे में बात किया जाएगा. उनके पास आंकड़े हमसे 20 गुना ज्यादा है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन, इसलिए लोग उन लोगों का बात इंतजार करते हैं सुनने के लिए. ये जरूर है कि टेपरिंग के बाद डिस्कशन किया जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ग्लोबली देयर इज अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस. और इस वक्त हम एक मेजर सरप्राइज से इस वक्त जैसे इंडिया मार्केट में अगर देखा जाए, जिस तरह का सेंसेक्स का प्रदर्शन रहा पिछले साल सितंबर अक्टूबर में, कोई उम्मीद भी शायद नहीं कर रहे थे कि सेंसेक्स एक सेकेंड वेव का दौरान और फिर सेकेंड वेव का बाद भी इस तरह का प्रदर्शन करेंगे. और जैसे किसी ने कहा, एक बोरोड वर्ड में यूज कर रहा हूं कि सेंसेक्स इज क्वाइट इनसेंसिटिव. जैसे कोविड का सेकेंड वेव का दौरान भी आपने देखा सेंसेक्स किस तरह का तेजी से चल रहा था. तो ये माना जाता है कि इमोशनली सेंसेक्स इज क्वाइट इनसेंसिटिव. चाहे देश में अलग से महामारी हो, एक खतरा बेशक होता है, लेकिन साथ में कभी कभी अगर सेंसेक्स का एक अलग से दौर चलता है जो बिरेफ्ट ऑफ एनी लॉजिकल रीजनिंग होते हैं. और इस वक्त मैं मानता हूं कि टेपरिंग के बाद एक डिस्कशन शुरू बेशक हुआ है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ओवर हीटेड मार्केट्स अमेरिका में भी चल रहा है इस वक्त, यूरोप में कुछ कुछ देश में ओवर हीटेड सिचुएशन चल रहा है. शायद टेपरिंग अप हो और शायद वो जल्दी आए, लेकिन आई बिलीव कि मार्केट में काफी सरप्राइजेस इस साल होंगे और शायद हम लोग प्लेजेंटली वी आर प्रूव्ड रॉन्ग. Jayanta, you mentioned overheated markets and you were talking about the fact that some analysts are even predicting, the Sensex especially might touch the 60,000 mark by the end of this year. But isn't that also due to the fact that there is a lot of liquidity which is being provided by the RBI right now to deal with the present COVID situation? So that's not really in the normal course of things, that's not a natural course of things that are happening. So that could also be the reason that the markets are going up and which may not have necessarily happened in the natural course of things. Well, I believe strongly that the government has spent some decent amount of money to pump up the economy in times of COVID to ensure specifically the infrastructural sector through government spending, keeps up the momentum of growth in this economy. And we all know we are a recovering economy at this point of stage. Yes. So yes, there is a strong point over here. With the amount of funds which have been flowed, we do have a government spending in full flow that has spruced up some of the growth sectors. आइए चले करेंसी बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट से 74 रुपये 24 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 0.19% बढ़कर 93.07 पर था.
और रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा और सीमित दायरे में कारोबार हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.7% की तेजी में रहा। दूसरी तरफ जापान के निकेई और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.2% और फ्रांस का कैक 0.1% की बढ़त पर थे, लेकिन जर्मनी के डैक्स में 0.2% की गिरावट थी। Moving on to the U.S. markets, the S&P 500 and Nasdaq hit record highs yesterday, boosted by oil and travel-related stocks after a full U.S. approval of a COVID-19 vaccine raised hopes of a quicker economic recovery. The three major U.S. stocks posted modest gains after the U.S. FDA fully approved Pfizer's COVID-19 vaccine. The Dow Jones Industrial Average added 0.1% and the S&P 500 rose 0.2% and the Nasdaq Composite Index surged 0.5%. And moving on to commodities, Brent crude prices today rose to trade above $71 per barrel. However, oil prices logged modest gains only, taking a breather after a strong rally in recent days as Mexico was set to resume crude production following a major outage. In intraday trade, Brent crude was trading around $71.60 per barrel, while WTI crude prices were at $68 per barrel. Jayant, a very quick comment. Last week we saw that the crude prices had started going down, but again this week now we're seeing a rise and now above $71 per barrel. Well, if it's overrated economies which have been predicted, obviously the oil prices would tend to move that first. But I do believe, a tipping of the economy might shore up some of the production, although some of the members of the oil cartel said they're not going to reduce production. So it's an interesting space, which I guess by October we'd like to stabilize in terms of where the oil prices are. बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंतो आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चलते चलते सोने पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना 250 रुपए की गिरावट से 47,360 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 240 रुपए गिरकर 63,230 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,793.90 प्रति आउंस पर था और चांदी भी गिरावट के साथ $23.80 प्रति आउंस पर थी। And before we close, a reminder of the headlines. Cabinet approves highest ever fair and remunerative price of 290 rupees per quintal for sugarcane. Domestic stocks closed almost flat. Sensex declines but remains above 55,900. Nifty settles above 16,600 level. And Brent crude price rise to trade beyond $71 per barrel mark. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने के लिए अब तक का सर्वाधिक 290 रुपए प्रति क्विंटल का लाभकारी मूल्य पारित किया। घरेलू बाजार में कोई खास बदलाव नहीं हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $71 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। इसके साथ And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar.